हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? राइट आंसर होगा संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है और इसके साथ ही साथ देश का राष्ट्रपति आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। मतलब ये हुआ कि किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा या फिर युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के अंदर हुआ था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर और कानूनी अधिकार के अंदर शामिल किया गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात भारत में रहकर आप सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता ही ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त कर दी जाएगी। ये होती है इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता कि आप किसी एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारे संविधान के अंदर भारत को भारत और इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक अर्थात फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब हुई थी? भारतीय संविधान की प्रथम जो बैठक है, प्रथम जो सभा है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित किया गया था और देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, देहरादून। और अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत का संविधान कहाँ पर रखा गया है, तो वर्तमान में भारत के संविधान की जो मूल प्रति है यानी कि मूल संविधान जो है वो संसद भवन की लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का मूल संविधान वर्तमान के अंदर संसद भवन की लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संसद भवन। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक भारतीय संविधान के अंदर संरक्षित किए गए हैं। सो भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व चतुर्थ भाग के अंदर रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और यह अगर हमसे आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 368 है जिसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सो भाग 20 और आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हाँ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वां संविधान संशोधन जो कि सन 1992 के अंदर हुआ था, इसके अंदर भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। आप याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था और इसमें 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। 500 से अधिक रजवाड़ों अर्थात देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इन्होंने ही भारत को एकत्रित यानी कि भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नए राज्य के गठन एवं सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के
गठन और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत की संसद किसी नए राज्य का गठन और इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? यहाँ पर संविधान के अपनाए जाने का मतलब है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर सन 1949। लेकिन वहीं अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एकमात्र तरीका है कि विदेशी पुरुष से विवाह कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत का महामहिम मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में नागरिकता की बात कही गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा, यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, वो अनुच्छेद मौलिक अधिकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, जो कि भाग 3 के अंदर रखा गया है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान का वह भाग जो कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, ऐसा है ये चर्चा भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर की गई है, जो कि संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक। ठीक है, ये हैं भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर होगा आयरलैंड। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर किया गया है। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक्चुअल में 1976 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के अंदर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया। राइट आंसर होगा 1976 के अंदर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ओके, जो सोवियत संघ था रूस, उसके संविधान से ही मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व सोवियत संघ, रूस का पहले नाम पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, क्योंकि 1991 के अंदर ये जो सोवियत संघ है ये टूटकर 15 अलग अलग देशों में विभाजित हो गया था। लेकिन उससे पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था। बाद में रसिया इसका मेन देश रहा और इससे 14 और देश अलग हो गए। टोटल 15 देशों के अंदर ये विभाजित हो गया था। तो मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे प्यारे देश भारत का ही है। भारत के संविधान को दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का दर्जा प्राप्त है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है?
पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो सोवियत संघ रूस से ग्रहण की गई है, यानी योजनाओं की अवधारणा को रूस के संविधान से ही प्राप्त किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ओके, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर एग्जामिनर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तव में किस में निहित है, ठीक है, वास्तविक रूप से, तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक रूप से ये राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भारत में कार्यपालिका का जो औपचारिक अध्यक्ष है या फिर संवैधानिक अध्यक्ष है वो तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन एग्जामिनर अगर पूछता है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। इन दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वास्तविक अध्यक्ष कार्यपालिका का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक अध्यक्ष या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष जो है बोल सकते हैं वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर लिया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो संविधान को संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन अब तक मात्र एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य कौन संचालित करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में इसके जो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है वो होता है उपसभापति। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है एक्चुअल में वही राज्यसभा का सभापति होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि सभापति जब अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंदर आता है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं आता है। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर किया गया है, जो कि संविधान के भाग 20 के अंदर सम्मिलित है। सो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? जब भारत का मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ उस समय इसके अंदर टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थे। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? संविधान लागू हुआ उस समय संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? मताधिकार की जो आयु है यानी वोट डालने का जो अधिकार है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 वर्ष का व्यक्ति भी मतदान कर सकता है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन से पहले केवल 21 वर्ष की आयु तक या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध या विराम की घोषणा कर सकता है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के ऑर्डर के बिना सेनाओं की कोई भी इंपॉर्टेंट कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? जब संविधान लागू किया गया उस समय इसके अंदर टोटल 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में संविधान के अंदर टोटल 25 भाग सम्मिलित किए गए हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ओके,
आप दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो राइट आंसर होगा प्रस्तावना को। ओके, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वो होगा अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भी संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो होगा प्रस्तावना। और संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 32। दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की विशेष अवस्था जो कि इंग्लैंड से ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय ढांचा, वो इंग्लैंड की संसद से ग्रहण किया गया है, अर्थात इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। वहीं संघीय प्रणाली की बात करें तो ये कनाडा से ली गई है। इसके अलावा मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और सर्वोच्च जो न्यायपालिका है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ओके, ये दोनों यूएसए के संविधान से, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई है और जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इन चारों को आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान के अंदर संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान के अंदर कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान के अंदर संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन इसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, इसके अंदर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकने का अधिकार देश की संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संसद किसी देश के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है अथवा उसके नाम में चेंज कर सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है, लोकतंत्र है भारत के अंदर, तो इसकी जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में ही निहित है। क्योंकि संविधान का अर्थ ही है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो भारत की जनता में देश की संप्रभुता निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अंदर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुनने के पीछे कारण ये था कि ये जितने भी मेंबर थे उस कमेटी के अंदर, उनमें सबसे सीनियर यही थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयनित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को सन 1953 के अंदर सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य के रूप में गठित होने का दर्जा प्राप्त है। सो राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, जो कि सबसे नया राज्य है। वो कब बना? 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 11 के अंदर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 11। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है आपातकाल आदि के दौरान। ठीक है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर वर्णित हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सम्मिलित हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एक क्वेश्चनों को रिपीट किया है 2 से 3 बार, वो इसलिए किया गया है ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बार बार देखने से अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और अच्छी तरह से अभी वीडियो के अंदर याद हो जाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक, जो कि भाग 4 के अंदर आते हैं। ओके, संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? टोटल 24 अनुच्छेदों के अंदर भारत में जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है वो टोटल 24 अनुच्छेद के अंदर किया गया है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक, 35 में से 12 घटा के 1 जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमने 12 को घटा लिया है तो यहाँ पर टोटल 24 आता है। सो संविधान के मूल अधिकारों को टोटल 24 अनुच्छेदों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ओके, भारत राज्यों का एक संघ है अर्थात यूनियन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अंग है जो कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सो इसका राइट आंसर होगा देश के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है समाजवादी शब्द से कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को संविधान के अंदर जोड़ा गया था? ओके, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के अंदर हुआ, इस समय देश के संविधान में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था। इससे पहले समाजवादी नाम का शब्द देश के संविधान में सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित हैं। कार्यपालिका की शक्तियां वो राष्ट्रपति के अंदर निहित हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सो उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर भेजता है। ओके, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी से अर्थात उत्तर प्रदेश से सम्मिलित की जाती हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंदर संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कनाडा के संविधान से प्राप्त है और इसे संघात्मक व्यवस्था या फिर संघीय प्रणाली कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ शक्तियां केंद्र को और कुछ शक्तियां राज्य के बीच आवंटित की जाती हैं। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा सदन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और लोकसभा को निम्न सदन, मूर्खों का सदन और जनता का सदन भी कहा जाता है। ओके, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन और विद्वानों का सदन के नाम से जाना जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन की बात अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर कही गई है। वहीं पर संसद के गठन की बात अनुच्छेद 79 के अंदर अर्थात अनुच्छेद 79 के अंदर कही गई है। राज्यसभा के गठन की बात अनुच्छेद 80 के अंदर, वहीं लोकसभा के गठन की बात अनुच्छेद 81 अर्थात 81 के अंदर की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? अभी मैंने आपको बताया कि जो संसद की चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 अर्थात 79 नंबर अनुच्छेद के अंदर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय संसद जो है वो 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर।
संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये चीज़ तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है और इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सम्मिलित किया गया था। ओके, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को देश के संविधान में सम्मिलित किया गया था और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसके बारे में कि 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मिनी संविधान, क्योंकि काफ़ी लंबा संविधान संशोधन था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत एक है। भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद को जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, इसको राज्यसभा के नाम से या फिर विद्वानों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए, वो कनाडा की संघीय संसद, वो कनाडा की जो संघीय प्रणाली है उसके द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो संघ के बीच और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये एक्चुअल में संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अर्थात राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है और देश के उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो सभापति होने के तौर पर दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। जब एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वो क्वेश्चनों को इसी तरह से घुमाता है, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व है वो उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो सभापति होने के तौर पर ही दिया जाता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो संघीय प्रणाली है वो तो कनाडा के संविधान से ली गई है, लेकिन जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? सो भाग नंबर 21 के अंतर्गत संविधान के भाग नंबर 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की चर्चा की गई है। ओके, इसमें विशेष प्रावधान रखे गए हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और ये अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक आता है। भाग 1। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान के अंदर समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो 79 पहले था, 78 बाद में है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन को ग्रहण किया है, अर्थात भारत का जो संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा की जो गठन की मांग है वो 1895 से ही शुरू हो गई थी और संविधान सभा की जो गठन है वो 1946 में किया गया था। आप देख लीजिए कितने पहले इसका गठन की मांग कर ली गई थी, 1895 के अंदर ही, और ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ओके, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसीलिए जो लोकसभा है इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो प्रेरणा है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 86, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। नहीं, ये गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि स्थायी सदन क्यों बोलते हैं। ये बात तो सही है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते कि इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? राज्य के भी और संघ शासित क्षेत्रों के भी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति क्या भारत का वास्तविक अध्यक्ष है, या फिर संवैधानिक अध्यक्ष है, या फिर राज्य और सरकार का अध्यक्ष है, या फिर बहुमत दल का नेता होता है? बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री होता है, ये आपको पता है। इसके अलावा भारत का जो वास्तविक शासक है वो भी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है, तो किस औपनिवेशिक शासन से कलेक्टर पद को ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 90, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश एवं आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश व आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? वो भारत की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात भारत की न्यायपालिका है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देश की संसद को है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, और इसके निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक देश से बाहर लगातार कुछ सालों तक रह लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 7 वर्ष या उससे अधिक समय पर विदेश में रहने पर देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार अर्थात मनोनीत करने का अधिकार जो है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान निर्मात्री सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ओके, जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था।
संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 को हुआ था, इसके द्वारा ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर इसे जोड़ा गया। ओके, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरह से किया जाता है? देखिए, क्या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है? गलत है। उप निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ये भी गलत है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष जो समानता है, कानून सबके लिए समान है, वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद अर्थात पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं अदर वीडियोज़ के अंदर भी आता रहूँगा। ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियोज़ को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।